वेलकम टू मनी 9। आप देख रहे हैं मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस और साथ ही पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली ओला की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ओला इलेक्ट्रिक के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। ओला इलेक्ट्रिक फेम 2 और पीएम ई ड्राइव योजना का लाभार्थी है। ओला इलेक्ट्रिक को पात्रता प्रमाण पत्र ARAI ने ही प्रदान किया है, जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक प्रमाणन और परीक्षण एजेंसी है। इससे पहले केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण 7 अक्टूबर को उपभोक्ता अधिकारों के कथित उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए ओला इलेक्ट्रिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुकी है। फेम 2 और पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ऑटो कंपनियों को ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए सर्विस सेंटर स्थापित करने होते हैं। इसके अलावा सभी कंपनियों को इन योजनाओं के तहत वारंटी भी प्रदान करनी होती है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के 3 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों की निजी जानकारी लीक हो गई है। इसमें ग्राहकों के मोबाइल नंबर, पैन नंबर, पता और मेडिकल हिस्ट्री शामिल है। ग्राहकों का ये पूरा डेटा शेनजेन नामक हैकर की वेबसाइट पर बेचा जा रहा है। हैकर का दावा है कि स्टार हेल्थ के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी ने ग्राहकों से जुड़ी ये सारी सूचनाएं उसे बेची हैं। इस पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि साइबर हमलावर ने कंपनी के सर्वर को हैक कर ग्राहकों से जुड़ी जानकारी को चुराया है। कंपनी स्वतंत्र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के नेतृत्व में गहन और कठोर फॉरेंसिक जांच करवा रही है। यूपीआई से होने वाले लेन देन की संख्या 2024 के पहले 6 महीने में सालाना आधार पर 52% बढ़कर 78.97 अरब हो गई। जनवरी 2023 में यूपीआई लेन देन की संख्या 8.03 अरब थी, जो जून 2024 तक बढ़कर 13.9 अरब हो गई। लेन देन की संख्या में वृद्धि भुगतान मूल्य में हुई बढ़ोतरी से भी मेल खाती है। जनवरी 2023 में 12.98 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के जरिए हुआ था। जून 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 20.07 लाख करोड़ रुपए हो गया। वर्ल्ड वाइड के मुताबिक यूपीआई लेन देन की संख्या और मूल्य दोनों के लिहाज से फोन पे अग्रणी यूपीआई प्लेटफॉर्म बन गया है। गूगल पे और पेटीएम का स्थान इसके बाद है। यूरोपीय यूनियन की ओर से आयातित वस्तुओं पर कार्बन टैक्स लगाने के प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि CBAM लगाने का प्रस्ताव एक तरफा और मनमाना है। इससे भारत के निर्यात को नुकसान होगा। CBAM एक शुल्क है जो यूरोपीय यूनियन में आयात की जाने वाली कार्बन वाली वस्तुओं पर लागू होगा। यूरोपीय यूनियन ने 1 जनवरी 2026 से स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर सहित 7 कार्बन सघन क्षेत्रों पर कार्बन टैक्स लगाने का फैसला किया है। इंजीनियरिंग उत्पाद भी इस आयात शुल्क के दायरे में आएंगे। भारत ने यूरोपीय यूनियन के सामने इस मुद्दे पर कई बार अपनी चिंता जताई है और सरकार लेन देन की लागत कम करने के तरीकों पर भी विचार कर रही है। यूरोपीय यूनियन के इस निर्णय से भारतीय निर्यातकों का मुनाफा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यूरोप उनके शीर्ष निर्यात गंतव्यों में शामिल है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS का जुलाई-सितंबर तिमाही का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 4.99% बढ़कर 11,909 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। TCS ने एक साल पहले की समान तिमाही में 11,342 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। अप्रैल-जून 2024 तिमाही की तुलना में कंपनी का शुद्ध लाभ घट गया है। जून तिमाही में TCS का शुद्ध लाभ 12,040 करोड़ रुपए था। सितंबर तिमाही में कंपनी का राजस्व 7% बढ़कर 64,988 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 60,698 करोड़ रुपए था। जून तिमाही में कंपनी ने 63,575 करोड़ रुपए कमाए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 25 साल की आयु के 82% से ज्यादा युवा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा लगभग 92% है। सर्वे के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 24 वर्ष की आयु के 95.7% लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 97% है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक शहरी इलाकों की तरह ही अब ग्रामीण भारत की युवा आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करने में सक्षम है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले करीब 27% से ज्यादा लोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने, ईमेल भेजने और ऑनलाइन बैंकिंग जैसे अधिक उन्नत कार्य पर कर सकते हैं। इससे डिजिटल इंडिया को तेज गति से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए बनाए गए पोर्टल पर अब तक 130 से ज्यादा कंपनियों ने करीब 50,000 इंटर्नशिप अवसरों को लिस्ट किया है। इस पोर्टल पर 12 अक्टूबर से आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। कंपनियों के अवसरों को रजिस्टर्ड करने के लिए पोर्टल 3 अक्टूबर को खोला गया था। जुबिलेंट फूड वर्क्स, आयशर मोटर, L&T, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस सहित 130 से ज्यादा कंपनियों ने इस पोर्टल पर इंटर्नशिप के अवसर पेश किए हैं। इंटर्नशिप के ये अवसर 22 क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अधिकतम इंटर्नशिप के अवसर तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में है। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 650 जिलों में अवेलेबल कराए जा रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों की मोबाइल सेवाओं के लिए प्रति यूजर औसत मासिक आय जून तिमाही में सालाना आधार पर 8% बढ़कर 157.45 रुपए हो गई। आपको बता दें कि ट्राई के मुताबिक जनवरी मार्च तिमाही में टेलीकॉम कंपनियों का ARPU 153.54 रुपए था। मार्च तिमाही के मुकाबले अप्रैल जून तिमाही में ARPU 2.55% बढ़ा है। जून तिमाही में टेलीकॉम कंपनियों का कुल राजस्व 70,555 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या बढ़कर 120.56 करोड़ पर पहुंच गई। देश में कुल इंटरनेट ग्राहकों की संख्या जून तिमाही में 1.59% बढ़कर 96.96 करोड़ हो गई। भारत की खुदरा महंगाई सितंबर में फिर से बढ़ने की आशंका है। ये RBI के 4% के लक्ष्य से ज्यादा रह सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सब्जियों की कीमतों में उछाल आने के कारण सितंबर महीने की खुदरा महंगाई दर ऊंची रह सकती है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सितंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर 5.04% रह सकती है। अगस्त में खुदरा महंगाई 3.65% थी। खुदरा महंगाई बढ़ने के डर से ही RBI ने अपनी MPC बैठक में लगातार 10वीं बार रेपो दर को यथावत रखा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में सितंबर के दौरान 34,419 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो अगस्त की तुलना में 10% कम है। म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एमफी के मुताबिक बड़ी कंपनियों के फंड में निवेश में भारी गिरावट आने से मासिक स्तर पर होने वाले निवेश में गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर 2024 इक्विटी फंड में शुद्ध निवेश का लगातार 43वां महीना रहा। म्यूचुअल फंड उद्योग ने अगस्त महीने में 1.08 लाख करोड़ रुपए की निकासी देखी थी। सितंबर में ये निकासी 71,114 करोड़ रुपए रही। डेट स्कीम में 1.14 लाख करोड़ रुपए की निकासी हुई। इस निकासी के बावजूद म्यूचुअल फंड उद्योग का AUM पिछले महीने बढ़कर 67 लाख करोड़ रुपए हो गया। अगस्त में 66.7 लाख करोड़ रुपए था। IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आंध्र प्रदेश में एक IT परिसर स्थापित करेगी। यहां पर करीब 10,000 कर्मचारी काम करेंगे। TCS विशाखापट्टनम में अपना IT परिसर स्थापित करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार व्यापार करने की गति से प्रेरित होकर कंपनियों को सर्वोत्तम निवेश वातावरण देने की कोशिश कर रही है। TCS का ये निवेश राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। मौजूदा सरकार आंध्र प्रदेश को भारत का व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को गाय खरीदने के लिए 33,000 रुपए की मदद मिलेगी। साथ ही गौशाला का फर्श पक्का करने के लिए 8,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को स्थानीय गाय खरीदने के लिए वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाली फसलें स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होती हैं और इसमें खेती की लागत भी कम आती है। प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।